एक ऐसा इंसान जिसने रियल लाइफ के अंदर ही लोगों की जिंदगी के साथ पबजी खेलना शुरू कर दिया और लोगों को कत्ल करना मानो उसके लिए ऐसा था जैसे बिल्कुल कोई खेल खेला जा रहा हो। उसको किसी जानवर को मारने से ज्यादा इंसानों को मारने में मजा आता था। आज एक ऐसे सीरियल किलर के बारे में बात कर रहे हैं जिसने सैन फ्रांसिस्को को जड़ से हिला के रख दिया था और आज तक उसका केस एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। तो अगर आप भी इस किलर के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ज़ोडिएक किलर एक नाम जो कि अमेरिका की हिस्ट्री के अंदर हमेशा के लिए डर का प्रतीक बन गया। 1960 के लेट ईयर्स के अंदर सैन फ्रांसिस्को के शहर और आसपास के इलाके में एक के बाद एक कत्ल किए गए जिनका इल्जाम ज़ोडिएक किलर ने खुद पर लिया। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि ये किलर कभी भी पकड़ा नहीं गया। क्या था ये ज़ोडिएक किलर का असली राज? क्या वो अकेला शख्स था या पूरी एक टीम थी जो इस क्राइम स्प्री के पीछे थी? आज हम यही सब जानने वाले हैं। तो साल 1968 के दिसंबर के महीने में सैन फ्रांसिस्को और आसपास के शहरों में हॉलीडेज का सीजन चल रहा था। लेकिन 20 दिसंबर 1968 को कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे शहर की शांति को हमेशा के लिए भंग कर दिया। बेंचिया के अंदर एक पीसफुल एरिया है। दो नौजवान लवर्स बेटी लू जेनसन और डेविड फ्राइडे अपनी कार के अंदर बैठे हुए थे और ये दोनों एक सेफ और आइसोलेटेड स्पॉट पर मिले जहां पर ऐसे कपल्स अक्सर मिला करते हैं और कुछ प्राइवेसी की तलाश में होते हैं। लेकिन उस रात इन तन्हा जगह पर भी मौत का नंगा नाच होने वाला था। किसी ने इन दोनों पर अचानक से गोलियां चला दी। बेटी लू जेनसन ने अपनी जान बचाने की कोशिश की और कार से भागने लगी, लेकिन ये सफाक कातिल उसने उसका पीछा किया और 5 गोलियां उसकी पीठ पे मारी जिससे बेटी लू वहीं पर गिर गई और स्पॉट पर ही उनकी डेथ हो गई। जबकि डेविड फ्राइडे को क्लोज रेंज पर सिर में गोली मारी गई और उनका भी उसी वक्त उसी स्पॉट पर देहांत हो गया। ये सिर्फ एक शुरुआत थी, एक ऐसी शुरुआत जो कि कभी न रुकने वाला कत्ल था। एक ऐसी शुरुआत जो कि सबको खौफ के साए में लाने वाली थी और ये अभी और भी ज्यादा कत्ल होने वाले थे। इस फर्स्ट अटैक ने पुलिस को भी चौंका के रख दिया। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन से कुछ खास हासिल नहीं हुआ, कोई सॉलिड विटनेस नहीं मिला, ना ही कोई आइडेंटिफाइबल मोटिव भी सामने आया। लेकिन कुछ ही महीनों के बाद पुलिस को एक और केस मिला जो शायद उनके लिए सबसे बड़ा क्लू बन सकता था। लेकिन ये क्लू भी सिर्फ एक कंफ्यूजन और खौफ का मिला जुला पहलू बना। 4 जुलाई 1969 वेल्जू में एक और कपल के ऊपर अटैक किया गया और इन कपल का नाम था डैरलिन फेरे और माइक मेगू। डैरलिन फेरे एक बहुत ही वेल लाइक्ड और पॉपुलर वेट्रेस थी जो कि अपने फ्रेंड माइक के साथ कार में बैठी हुई थी। ये भी एक लेट नाइट ड्राइव थी जहां वो दोनों अपने वक्त को एंजॉय कर रहे थे। अचानक से एक कार उनके पास आकर रुकती है और एक आदमी उस कार में से निकलता है और बिना किसी वार्निंग के गोलियां चला देता है। डैरलिन को मल्टीपल घाव आए और वो वहीं पर ऑन द स्पॉट ही मर गई। उसके बाद माइक जो कि इस हमले में बचे रहे, उन्होंने पुलिस को बताया कि अटैकर ने टॉर्च लाइट की मदद से उनके ऊपर गोलियां चलाई। यह हमला इस बात का सिग्नल था कि ज़ोडिएक किलर का खौफ अब बढ़ने वाला था। कुछ दिनों के बाद सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल न्यूज़पेपर के एक ऑफिस के अंदर एक लेटर आता है जिसमें सबको हिला के रख दिया। ये लेटर ज़ोडिएक किलर का खुद का लिखा हुआ एक लेटर था। उसने वेल्जू के मर्डर्स का जिक्र किया और साथ ही एक साइफर भेजा जो कि शायद ही असली नाम या फिर उसका असली राज खोल सकता था। इस लेटर का टोन बहुत ही ज्यादा एरोगेंट था, जैसे वो पुलिस, पब्लिक और दोनों का एक साइकोलॉजिकल गेम खेल रहा हो और उनका मजाक उड़ाना चाहता हो। ज़ोडिएक किलर के लेटर्स सैन फ्रांसिस्को और पूरे अमेरिका के अंदर एक फ्रेंजी पैदा कर देते हैं, एक खौफ का माहौल पक्का कर देते हैं। हर कोई ये जानना चाहता था कि ये किलर आखिर है कौन। इसके लेटर्स बहुत ही सिंपल नहीं थे। इन लेटर्स के अंदर यूज किया गया था साइफर कोड। जी हाँ, साइफर कोड, जिसको डिकोड करने के बाद ही लोगों को इस ज़ोडिएक किलर की आइडेंटिटी मिल सकती थी। पहले तो साइफर लेटर्स को 3 डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में छापा गया। सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल, सैन फ्रांसिस्को एग्जामिनर और वेल्जू के टाइम हेराल्ड के अंदर इसको पब्लिश किया गया। ज़ोडिएक ने डिमांड किया था कि साइफर्स उनके फ्रंट पेज पर छापे जाएं, अन्यथा उसकी धमकी दी कि अगर ये सब कुछ पब्लिश नहीं किया गया तो वो और भी ज्यादा लोगों की जान लेगा। इस साइफर में 408 सिंबल्स थे और इसे सॉल्व करने में लोगों को कुछ दिन लग गए। फाइनली एक दिन एक स्कूल टीचर और उनकी वाइफ ने इस साइफर को क्रैक कर ही लिया, जिसमें लिखा था कि मैं लोगों को मारना बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा मजेदार है और किसी भी जंगली जानवर को मारने से ज्यादा मजा आता है किसी इंसान को मारने में, क्योंकि इंसान से बड़ा जानवर और कोई नहीं है। इस मैसेज ने एक नए लेवल का खौफ पैदा कर दिया था। मानो ये किलर जैसे 1968 के अंदर ही पबजी खेलने
लग गया था लोगों की जिंदगियों के साथ। किलर को मारने में मजा आ रहा था और ये बात समझ में आने लगी थी कि वो सिर्फ अपनी किलिंग स्प्री के लिए ही जी रहा है। मगर ये बात जिसे समझना बहुत मुश्किल था वो ये थी कि आइडेंटिफाई कैसे किया जाए। इस साइफर के लास्ट पार्ट में कुछ ऐसे सिंबल्स थे जो डिकोड ही नहीं हो पा रहे थे और वो आज भी अनसॉल्व्ड है। ज़ोडिएक के लेटर्स सिर्फ चैलेंज नहीं थे बल्कि उनका टोन और ट्विस्टेड ह्यूमर एक एरोगेंस से भरा हुआ था। उसने खुद को ज़ोडिएक का नाम दिया और एक यूनिक सा सिंबल का यूज भी करना शुरू कर दिया। एक सर्कल जिसके अंदर एक क्रॉस बना हुआ होता है जो उसकी पहचान बन गया था। ये सिंबल हर लेटर के एंड में होता था, जैसे कि एक ऑटोग्राफ हो या किसी एक सेलिब्रिटी का कोई चिन्ह हो। ये नाम और सिंबल उसका सिग्नेचर बनता जा रहा था और सबको पता था कि जब भी ये सिंबल आता है तो ये वही किलर है जो कि फिर से लौट आया है। पुलिस बिल्कुल ही हेल्पलेस थी। हर कत्ल के बाद उन्हें ये कातिल एक टॉन्ट करता था मगर वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। पब्लिक और मीडिया बहुत ही ज्यादा प्रेशर में थे। पुलिस ने हर तरह से कोशिश की, मल्टीपल सस्पेक्ट को इंटेरोगेट किया मगर किसी पर भी कोई पक्का प्रूफ नहीं मिला। पुलिस को समझ नहीं आ रही थी कि ये ज़ोडिएक का लेटर या इसके क्लू या इसके पकड़ने का मदद कैसे लें और किससे लें, कैसे इस चीज को इलेबोरेट किया जाए या कैसे इस गेम को खत्म किया जाए। फिर पुलिस ने ज़ोडिएक के कत्ल के पैटर्न्स को देखना शुरू किया, जैसे कि स्टार्टिंग में भी एक कपल को कत्ल किया गया था और बाद में भी एक कपल को ही कत्ल किया गया। तो लोगों को लगने लगा कि शायद ज़ोडिएक कभी मोहब्बत में फेल हुआ होगा तभी वो ऐसे लोगों से बदला ले रहे हैं। ज़ोडिएक के कत्ल के पैटर्न्स को फॉलो करते हुए जब पुलिस ने इस केस की इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट की, ज़ोडिएक अपने कत्ल के पैटर्न्स को भी चेंज करता रहता था जो कि उसके अनप्रेडिक्टेबल नेचर का हिस्सा हो गया था। जैसे कि 27 सितंबर 1969 को नापा काउंटी के एक लेक पर दो स्टूडेंट्स बैठे हुए थे जिनका नाम था ब्रायन और सिसेलिया। ये कॉलेज के स्टूडेंट्स थे और लेक के किनारे पर अपना वीकेंड एंजॉय कर रहे थे। तभी वहां पर एक आदमी हुड और क्रॉस सर्कल सिंबल्स वाला ब्लैक कॉस्ट्यूम पहने उनके सामने आया। ये पहला केस था जहां पर ज़ोडिएक ने अपना चेहरा छुपाया। उसने ब्रायन और सिसेलिया को गन पॉइंट पर बांधा और फिर नाइफ से उन पर अटैक किया। ये अटैक बहुत ही ज्यादा भयानक था और यहाँ से ज़ोडिएक ने एक नए टाइप का टेरर का आगाज किया। ब्रायन बच गया था लेकिन सिसेलिया की मौत हो चुकी थी। इस इंसिडेंट ने पुलिस को और भी ज्यादा कंफ्यूज कर दिया क्योंकि इस बार वेपन बदल चुका था। पहले ज़ोडिएक सिर्फ गन का यूज करता था लेकिन इस बार उसने नाइफ का भी यूज किया था। ज़ोडिएक का अगला शिकार सैन फ्रांसिस्को के अंदर ही एक कैब ड्राइवर था। अब तक लोगों को यही लग रहा था कि ज़ोडिएक किलर सिर्फ कपल्स को मारता है, तो पुलिस उसी हिसाब से इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। लेकिन ज़ोडिएक किलर ने एक मर्तबा फिर से अपना पैटर्न बदला और ज़ोडिएक का अगला शिकार सैन फ्रांसिस्को का एक कैब ड्राइवर था, पॉल स्टाइन। 11 सितंबर 1969 की एक रात को पॉल स्टाइन अपनी कैब के अंदर एक पैसेंजर को पिक करता है। उस टाइम तक उसने ये सोचा भी नहीं होगा कि ये उसकी जिंदगी का आखिरी राइड होने वाला है। किलर ने पॉल को अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने का बोला। जब वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गया तो किलर ने पॉल को सर पे गन रख के गोली मार दी और उसकी लाश को वहीं पर छोड़ दिया। लेकिन इस बार ज़ोडिएक ने कुछ नया किया। उसने पॉल का शर्ट का एक हिस्सा काट लिया और नेक्स्ट लेटर्स के अंदर उसने उस शर्ट के एक हिस्से को भी न्यूज़पेपर को भेजा। इस लेटर में उसने पुलिस को ओपन चैलेंज दिया था कि वो उसे पकड़ कर दिखाए। यहाँ से सैन फ्रांसिस्को के लोग और पुलिस दोनों ही शौक में थे। एक बार फिर से ये डर और शहर पर हावी होने लगा कि ज़ोडिएक किलर किसी भी वक्त कहीं पर भी और किसी को भी कत्ल कर सकता है। सबसे प्रोमिनेंट सस्पेक्ट आर्थर लेगी एलन थे। उनका नाम पहली बार तब सामने आया जब पुलिस ने उसके बिहेवियर और पास्ट के रिकॉर्ड्स को देखा और उसे इंटेरोगेट किया। एलन का क्रिमिनल रिकॉर्ड था, उसका वायलेंट नेचर और बहुत ही ज्यादा सर्कमस्टेंसेस एविडेंस के बेस पर उसे एक सस्पेक्ट माना गया। मगर डीएनए टेस्ट और हैंड राइटिंग के एनालिसिस पर पता चला कि ये वो बंदा है ही नहीं। ये पुलिस के लिए एक मेजर सेटबैक था क्योंकि एलन ही वो सस्पेक्ट था जो कि उनके पास सबसे ज्यादा पॉसिबल किलर हो सकता था, लेकिन जो वो बिल्कुल भी नहीं था। तो ये केस और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। लेकिन एक बात तो पक्की है कि ज़ोडिएक किलर ने अमेरिका के क्राइम हिस्ट्री के अंदर एक डार्क चैप्टर लिख दिया था जो आज तक ओपन है। शायद इस केस का असली रेजोल्यूशन कभी ना मिल सके, लेकिन इसने जो खौफ पैदा किया था वो हमेशा के लिए जिंदा रहेगा।